एपिसोड स्टार्ट होता है और वूरी सोचती है हानबिन सीनियर यहाँ पर किस कारण से आए होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो छुट्टी वाले दिन काम से रिलेटेड कोई बात करने आए हैं। अपनी सारी उम्मीदें तोड़ने के बाद जब मैंने ये देखा कि वो मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मैं दोबारा से एक्साइटेड हो गई। सच तो यही है कि अंदर ही अंदर मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझसे रुकने के लिए कहे। तभी रायजुन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रुक सकती? वूरी सोचने लगती है कि शायद से मैं इमेजिन कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते। उसकी आंखों में एक ऐसी खूबी है कि वो अपने सामने वाले इंसान की नजरों को खींच लेता है। आसपास जितना कुछ है सब कुछ धुंधला नजर आता है। कितनी फनी बात है, शायद मैं बस किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जिस पर मैं इल्जाम लगा सकूं, तब मुझे ये बोझ खुद ना उठाना पड़े। मैं कितनी डरपोक हूँ। जब मैंने हानबिन सीनियर की कार देखी तो मैं अपने होश में वापस आ गई। वो रायजुन से कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और वो फिर सोचने लगती है शायद इस पूरे वक्त में बस आधी आंखें खोलकर इस दुनिया को देख रही थी। वो जो मुझे सुकून दे रहा था मैं उसी में डूबती चली जा रही थी। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है जो मैं ये भूल गई थी कि मैं कौन हूँ? फिर वो रायजुन से कहती है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, भले ही उनको वापस भेजना पड़े, और रही बात तुम्हारी तो तुम यहीं पर रुको। रायजुन अपने हाथ की तरफ देखने लगता है, फिर वो वूरी की तरफ देखता है जो कि उससे चुप रहने का इशारा कर रही थी, और रायजुन सोचने लगता है कि ये लाइन एक वार्निंग की तरह थी, या फिर कहा जाए तो एक हुक्म कि तुम्हारे दिल में जो चल रहा है उससे सामने मत लाना बल्कि जला देना। और ठीक इसी तरह मुझे फिर से रियलिटी में वापस भेज दिया गया। फिर वूरी जाकर हानबिन की विंडो पर नॉक करती है और कहती है कि हानबिन सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हानबिन कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, वैसे क्या तुम कहीं गई थी? वूरी कहती है कि हाँ मेरे कुछ प्लान्स थे, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हानबिन कहता है शायद तुम चाहती हो कि मैं सीधे मुद्दे की बात करूं। वूरी हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अभी भी हमें बात करनी है। वूरी सोचने लगती है कि आपने मुझे इग्नोर करा, मुझे अवॉइड करा और कुछ भी नहीं कहा, और फिर अचानक से आप कहीं से आ गए और ऐसा दिखाया कि कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो हानबिन से कहती है मुझे लगता है कि बातचीत वहीं पर खत्म हो गई थी, आपका जो जवाब था वही मेरे लिए काफी था। हानबिन कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। तुमने ही कहा था ना कि तुम ये जानना चाहती हो कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। सच तो ये है कि मैं ये बात खुद नहीं जानता कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। वूरी सोचती है क्या ये सच कह रहे हैं? इनकी आंखों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर उनके दिमाग को ये बात समझ नहीं आई थी फिर भी उनका दिल ये बात अच्छे से जानता है, और वो सच्चाई ये है कि एंड तक उन्होंने मुझे थामे नहीं रखा। वूरी जाते हुए कहती है चाहे आप जो कुछ भी कहे बहुत देर हो चुकी है, प्लीज यहाँ से चले जाइए। हानबिन कहता है कि मैं तुमसे ये कहने के लिए आया था, क्या हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं? ये बात सुनकर वूरी वहीं पर रुक जाती है और फौरन उस तरफ देखती है जहाँ पर रायजुन खड़ा था। हानबिन कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि हम साथ में हो जाएं। वूरी कहती है प्लीज अपनी आवाज धीमी कर लीजिए, लोग सुन लेंगे। हानबिन कहता है लेकिन मैं इसी तरह से महसूस करता हूँ, बताओ क्या सच में देर हो चुकी है? वूरी सोचती है मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकती हूँ वरना रायजुन हमें सुन लेगा। फिर वो हानबिन से कहती है कि चलिए अंदर चलकर बात करते हैं और देखते हैं। रायजुन ने तो सब कुछ सुन लिया था, वो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था, और रायजुन कहता है अच्छा तो सच्चाई ये है अंत में तुम जिस इंसान के पास वापस जाओगी वो मैं नहीं हूँ। फिर वो लोग अंदर आ गए थे। वूरी कॉफी बना रही थी और कहती है आपने कहा कि आप मुझे डेट करना चाहते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे पसंद करते हैं? तभी हानबिन उसके पास आकर कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं पक्के तौर पर ये नहीं कह सकता। वैसे तुमने मेरा इतना ख्याल क्यों रखा? तुमने मेरी इतनी परवाह क्यों करी? तुम्हें याद है जब तुम अपने घर से भाग गई थी और अपने बॉयफ्रेंड के घर पर छुपी थी और मैं वहाँ से तुम्हें बाहर निकाल कर लाया था, और उसी दिन तुमने मेरी सिगरेट भी मुझसे छीनी थी। फिर पहले का वक्त देखते हैं। वूरी बाहर आती है और कहती है खाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सीनियर। हानबिन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जूनियर से थोड़ी ना पेमेंट करवाऊंगा, ये काफी अजीब हो जाएगा, और ज्यादा पास मत आना वरना तुमसे सिगरेट की बदबू आने लगेगी। लेकिन वूरी वहीं पर खड़ी हो जाती है और कहती है क्या सिगरेट पीने से आपको सच में बेहतर महसूस होता है जब भी आप उदास होते हैं? हानबिन कहता है कि वैसे मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? फिर प्रेजेंट वाला हानबिन बताने
लगता है कि मुझे लगा था कि तुम उस वक्त मना कर दोगी, लेकिन तुमने अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे सिगरेट मांग ली। और तुमने नई वाली नहीं मांगी बल्कि वही मांगी जो कि मैं उस वक्त पी रहा था, जो मैंने तुम्हें मजाक मजाक में दे दी थी। तुमने उसे पकड़ लिया और तुमने सबकी तरह खासा नहीं बल्कि उस धुएं को अंदर ले लिया। हानबिन कहता है क्या सच में कुछ ऐसा है जो कि तुम नहीं कर सकती? और वो सोचने लगता है कि उस वक्त तुमने मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट खींच लिया था। तुम शांत एक्सप्रेशन के साथ उस सिगरेट को ऐसे पकड़ी थी जैसे कि वो ज्यादा बड़ी बात ही नहीं है, और मुझे उस वक्त पता नहीं चला, लेकिन तुमने मेरी नजरों को खींच लिया था। शायद उसी वक्त से मैंने तुम्हें अलग ट्रीट करना शुरू करा था। कितनी फनी बात है ना, ऐसी कोई चीज कैसे ट्रिगर बन सकती है। और वूरी सोचने लगती है कि ये साफ साफ झूठ और सच को मिक्स कर रहे हैं, और मैं जानती हूँ उस पल आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। फिर हानबिन याद करने लगता है उससे किसी ने एक बार कहा था, क्या तुम वूरी के साथ थे? मैंने तुम्हें सीढ़ियों के ऊपर देखा था। मैं जानती हूँ कि तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो क्योंकि मैंने फोटो एल्बम देखी है। मैं जानती हूँ कि मैं ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ जो कि ऐसा कुछ कहूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। और प्रेजेंट में हानबिन सोच रहा था, मुझे लगता है कि इतना काफी रहेगा और कुछ कहने की जरूरत नहीं। और वूरी कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्यार छोटी छोटी चीजों से खिलता है। और हानबिन सोचने लगता है कि जब मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता था तो जिन नजरों से तुम मुझे देखती थी वो नजरें मुझे अच्छे से याद है। मुझे लगा था कि वक्त गुजरते के साथ वो नजरें गायब हो जाएंगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तुम्हारी नजरों के अंदर वो सब कुछ अभी भी है, और यही परफेक्ट सेंस बनाता है कि तुम मेरे प्यार में पड़ी। फिर वूरी कहती है कि आपने कहा कि आप यकीन के साथ नहीं कह सकते जिस कारण से आपने मुझे अलग तरह से माना, वो कारण ये नहीं है क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं। तो बताइए आपने मुझे डेट करने के लिए क्यों पूछा? हानबिन कहता है कि ये बात इतनी भी सिंपल नहीं है क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कोई चांस है कि हमारे बीच कुछ हो सकता है। वूरी सोचने लगती है कि आखिरकार आप क्या कह रहे हैं? तो किसी को डेट कर कर आप बस इतना चेक करना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वूरी कहती है तो आप मुझे डेट करके खुद का टेस्ट लेना चाहते हैं? हानबिन उसके हाथ पर हाथ रखता और कहता अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो ये और आसान हो जाएगा। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मैं अभी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। वूरी सोचती है कि ये हानबिन वो नहीं है जिनको मैं जानती हूँ, जो कि अपने जिम्मेदारियों से भागते नहीं थे। नहीं, सच तो ये है, क्या मैंने कभी असली हानबिन को देखा है? वो असली इंसान कौन है जो कि अभी तक मैं सोचा करती थी। फिर वो हानबिन से कहती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हानबिन कहता है क्या कहा बेवकूफ? लेकिन मैंने तुम्हें कभी ऐसे ट्रीट नहीं करा। वूरी कहती है तो आप ये कहना चाहते हैं आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है। ऐसे कारण के लिए मुझे डेट के लिए पूछना ये मेरी बेइज्जती है। आपकी कॉफी ठंडी हो रही है और माफ कीजिएगा मेरे पास और बनाने का वक्त नहीं है। हानबिन जाने से पहले कहता है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये एक बुरा एग्जाम्पल नहीं है। अगर कुछ काम नहीं करा तो हम लोग दोबारा से दोस्त बन सकते हैं, कोई टेंशन नहीं और कोई फीलिंग्स नहीं। जरा इस बारे में सोचना। और ये कहकर वो बाहर आ जाता है और सोचने लगता है मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं वूरी की फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी आसानी से उसके अंदर की फीलिंग्स चली जाएंगी। मेरा मतलब मेरी शादी की बात सुनने के बाद भी उसकी फीलिंग्स नहीं गई, और मेरी शादी होने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, और उसकी जिंदगी में कोई और है भी नहीं। लेकिन तभी उसके बगल से कोई निकल कर जाता है। वो पीछे मुड़ता है लेकिन वो इंसान लिफ्ट में जा चुका था, और वूरी को देखते हैं जो सोच रही थी कि मुझे बहुत नीचा महसूस हो रहा है। आखिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो मुझे इसीलिए ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है। अगर मुझे पता होता ये सब कुछ होने वाला है तो मैं पहले ही कन्फेस ही ना करती। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, और मेरे अंदर भी इसीलिए हिम्मत आई थी क्योंकि रायजुन के अंदर डांस को लेकर दोबारा से हिम्मत आ गई थी। मैं सोच रही हूँ क्या रायजुन घर पे पहुँच गया होगा। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वूरी सोचती है कि हानबिन वो दोबारा से यहाँ पर क्यों वापस आ गए, लेकिन बाहर रायजुन खड़ा हुआ था और कहता है कि ये मैं हूँ। वूरी कहती है कि तुम घर क्यों नहीं गए, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो? रायजुन कहता अगर तुम उस टीचर की बात कर रही हो तो मैंने उसे यहाँ से जाते हुए देखा था। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ क्या तुम दोनों अपडेट कर रहे हो? वूरी कहती है कि ये मेरी प्राइवेट लाइफ
लाइफ है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। रायजुन कहता है कि प्लीज बस मेरे सवाल का जवाब दे दो। वूरी सोचती है कि उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर मैंने ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत जवाब दे दिया। फिर वो रायजुन से कहती है कि नहीं, हम डेट नहीं कर रहे। फिर वो दरवाजा खोलती है। रायजुन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। वूरी कहती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही थी, ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। रायजुन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेट कर रही हो, लेकिन तुम किस इंसान को डेट कर रही हो इससे फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरा इंतजार करो, लेकिन अगर उस इंसान ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तो चुपचाप बैठकर मैं ये सब कुछ नहीं देखने वाला हूँ। वूरी सोचने लगती है अगर मैंने ऐसी बात बोली है तो क्या मैं सेल्फिश हो गई? अगर मेरी बात तुम्हारे लिए शौक को रोकने का तरीका थी तो मैं सोच रही हूँ कि वो तुम्हारे लिए कितनी क्रूल रही होंगी। मैंने खुद से कहा था कि मैं केयरफुल रहूं और अपनी लाइन में रहूं, लेकिन इससे पहले मुझे पता चलता मेरे अंदर ये फीलिंग्स आने लगी और अब मैं इस बांध के पास खड़ी हुई हूँ जो कि बस टूटने वाला है। फिर अगली सुबह वूरी काम पर जाने के लिए घर से बाहर आती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि रायजुन वहीं पर बैठा हुआ था। वूरी कहती है कि तुम यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रहे हो? रायजुन कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि हम लोग साथ में स्कूल जा सके। वूरी सोचने लगती है कि ये किस तरह की बकवास थी और वो कहती है भूल जाओ, तुमसे बात करना यानी अपने गले को दर्द देना, और हाँ याद रखना कि मुझसे 3 मीटर की दूरी पर रहना। रायजुन कहता है ठीक है, लेकिन क्या हम लोग एलिवेटर में साथ में जा सकते हैं? वूरी कहती है ठीक है, लेकिन उसके बाद 3 मीटर दूर रहना, कोई बहाने नहीं चलेंगे। फिर दोनों लोग लिफ्ट में थे और वूरी पिछली रात की बात याद करने लगती है और फिर कहती है कि मैं बस तुम्हें साफ ये बता देना चाहती हूँ, अपनी उम्मीदों को मत बढ़ा लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हानबिन को रिजेक्ट कर दिया। रायजुन कहता है हाँ मैं ये अच्छे से जानता हूँ, इसमें कोई गलत फहमी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, तुम तो ये जानती हो है ना? वूरी सोचती है मुझे नहीं लगता कि इसे समझ आया है, लेकिन ये इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहा है और सीनियर से अलग होने के बाद भी मुझे उदास महसूस नहीं हो रहा, काफी अजीब बात है। रायजुन कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुस्कुरा रही थी? वूरी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे दूर रहो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। स्कूल में उथल फुथल मची हुई थी, सिर्फ आर्ट डिपार्टमेंट नहीं बल्कि ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में भी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि रायजुन ने अब्रॉड जाने का डिसाइड कर लिया, वो भी बिना पेरेंट्स को बताए। वूरी वहाँ पर आती है और सोचती है यहाँ पर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। फिर उसकी नजर हानबिन पर पड़ती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके आगे चली जाती है। दूसरी तरफ रायजुन की मॉम को देखते हैं जो प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी थी और कहती हैं कि उसे यहाँ पर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि क्लास डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि मैं जो आप लोगों से कहना चाहती हूँ वो बात नहीं बदलेगी। फिर वूरी जा रही थी और सोच रही थी मैं उम्मीद करती हूँ रायजुन दोबारा से खुद को मुसीबत में ना डाले। उसी टाइम रूम से रायजुन की मॉम भी बाहर निकलती हैं, उनकी नजर भी वूरी पर पड़ जाती है और वूरी सोचती है अरे हाँ ये तो रायजुन की मॉम है। तभी रायजुन की मॉम आकर वूरी के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि हेलो मिस बैंक, पिछली बार हमारी मुलाकात खराब हो गई थी, मुझे तो वक्त ही नहीं मिला था तुम्हें अच्छे से ग्रीट करने का। वूरी उनको ग्रीट करने लगती है और कहती कोई बात नहीं, वैसे मैं तो रायजुन की टेम्पररी होम टीचर हूँ। रायजुन की मॉम कहती है कि तुमसे दोबारा मिलकर मुझे ये बात पता चली, तुम तो काफी जवान हो और तुम काफी जवान हो तो तुम्हारे अंदर बहुत पैशन भी होगा, और यही वजह है कि मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है कि मेरे बेटे की जो उम्र है किसी के शब्द से वो पूरी तरह से बदल भी सकता है। मुझे यकीन है कि तुम बस उसके सपनों को सपोर्ट करना चाहती होगी, लेकिन एक पेरेंट के लिए सबसे भयानक बात यही होती है जब उसका बच्चा उससे बहुत दूर चला जाए। असलियत जितनी दिखती है उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने दिमाग में ये बात बिठा लो। वूरी सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कह रही हैं कि मैं रायजुन को दूर कर दूं। वो कहने चाह रही थी कि मैम मुझे लगता है कि कोई गलत फहमी हुई है, तभी बीच में हानबिन आ जाता और कहता है ठीक है अब से हम सावधान रहेंगे। रायजुन की मॉम कहती यही वजह है कि मैं ज्यादा स्कूल नहीं आती हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे यहाँ के टीचर्स पर काफी भरोसा है। फिर वो वहाँ से चली गई थी और वूरी कहती है कि मैं वो खुद संभाल सकती थी। हानबिन कहता है मिस बैंक ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि किसी टेम्पररी टीचर को संभालनी चाहिए, तुम्हारा सीनियर और एक टीचर होने के नाते मैंने वही करा है जो कि सही था। वूरी को खुद से ही बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है और वो सोचती है शायद से मैं ही हूँ वो जो कि इन सब में पर्सनल फीलिंग्स को ला रही थी। फिर रायजुन की मॉम को देखते हैं जो जा रही थी, तभी रायजुन आकर कहता है कि आप दोबारा से यहाँ पर क्या कर रही हैं। रायजुन की मॉम कहती हैं कि इतने लंबे वक्त बाद अपनी मॉम को इस तरह से ग्रीट करा जाता है, तुम्हारा मुंह कभी नहीं बदलेगा
मिलेगा, ये मत कहना, तुम अभी भी उतने ही बेवकूफ हो। तभी रायजुन कहता है कि मॉम, मैंने आपसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तभी उसकी मॉम उसके पास आकर उसे पर्स मारती है और कहती है, तुम कितने नाशुक्रे हो, तुमसे किसने कहा है कि तुम अपने फ्यूचर को खुद डिसाइड कर सकते हो। ये बात मत भूलना कि तुम्हें कपड़े किसने दिलाए हैं, तुम्हें किसने खाना खिलाया और सोने की जगह किसने दी है। और वो रायजुन को वो हर बात याद दिलाने लगती है जो कि उन्होंने रायजुन के लिए अब तक करी है, और कहती हैं कि सब लोगों को ये सब कुछ नहीं मिलता है, भले ही वो भीख क्यों ना मांगे। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, इसके बावजूद तुम घमंड दिखा रहे हो। स्कूल खत्म होने के बाद सीधा घर आना, कहीं और मत जाना। इतना सब कहने के बाद रायजुन की मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर रायजुन मुस्कुराने लगता और सोचता है कि ये तो बुरा हुआ, आज मैं उसे घर छोड़ने वाला था, लेकिन लगता है कि आज ऐसा नहीं हो पाएगा।